हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि हाउसिंग लोन्स देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और दो तीन तरीके के वो लोन्स देती है। इसके अगर सारे लोन टाइप्स देखें हम लोग तो होम लोन्स, क्वासी होम लोन्स यानी कि रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, इंश्योरेंस लोन्स, टॉप अप लोन्स, स्मॉल बिजनेस लोन्स, तो जितने भी तरीके के लोन्स देती है सारे सिक्योर्ड लोन्स हैं। मतलब कोई ना कोई मॉर्टगेज रख के लोग लोन देते हैं। और कंपनी की अगर हिस्ट्री देखें तो ये 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और 2 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो गई। और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने इसमें 2012 में एंट्री करी थी, और उसके बाद वेस्टविज कैपिटल ने, जो कि एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, उन्होंने इसमें 2014 में इसको एक्वायर किया या फिर इसमें मेजर एंट्री ली और इसके प्रमोटर बने। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी अच्छे से ग्रो करती रही और शेयर मार्केट में लिस्ट कब हुई है, चार्ट देखें अगर इसका, मैक्सिमम तो लगभग आज से 4 सवा 4 साल पहले 27 अगस्त 2021 को इन्होंने लिस्ट किया। तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट किया तो वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने कंपनी का जो AUM है वो 250 करोड़ से लेके 4000 करोड़ तक, यानी कि लगभग 20-22 गुना के आसपास करके इसको लिस्ट किया। और लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर सेक्शंस में अगर देखें तो प्रमोटर्स में जाएं तो अपने पास लगभग 35% के आसपास की हिस्सेदारी रखी, बाकी डाइल्यूट करके IPO से जो पैसा आया वो अपना प्रॉफिट रख लिया। क्योंकि कंपनी को इन्होंने एक स्मॉल कंपनी को जड़ से शुरू करके एक अच्छी खासी मीडियम साइज़ की कंपनी बना के उसको लिस्ट किया और अपना प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद अगर देखें इनकी हिस्सेदारी तो धीरे धीरे कम करते गए और अभी इनकी 16% बची थी। और ट्रेड्स में अगर जाएं तो बल्क डील्स में, और सितंबर 2025 को इन्होंने लगभग अपने 6 करोड़ शेयर्स प्लस 2 करोड़ शेयर्स, लगभग 8 करोड़ शेयर्स के आसपास बेच दिए। यानी कि अगर कंपनी के टोटल शेयर्स देखें तो 50 करोड़ का में से इन्होंने 8 करोड़ बेच दिया, यानी कि जितनी भी इनकी 16% की होल्डिंग थी वो सारी बेच दी। यानी कि कंपनी से कम्प्लीटली एग्जिट कर चुके हैं और वो सारा खरीदा है FIIs DIs ने। तो उस पर बाद में आते हैं। तो फिलहाल तो अगर देखें इसकी स्लाइड फिर से, तो यहाँ पे कंपनी लिस्ट कराई और लगभग 4 साल बाद जब इसका AUM इस टाइम से भी 4000 से लगभग 3 टाइम्स हो चुका है, 12,000 करोड़ के आसपास, तो इन्होंने कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया प्राइवेट इक्विटी फर्म ने इससे। और आखिरी 5 सालों का AUM इनका 28% CAGR से ग्रो किया है, जो कि एक्सेप्शनली गुड है। और अभी लेटेस्ट क्वार्टर का ROE 20% है। किसी भी NBFC के लिए 20% का ROE बहुत ही अच्छा नंबर है। और इसकी रेटिंग भी केयर ने अपग्रेड कर दी है, अभी AA की रेटिंग हो चुकी है। AA के ऊपर सिर्फ 2 ही रेटिंग होती है, AA+ और AAA, तो यानी कि सेफर की कैटेगरी में है। इसका ROE अगर बाकी कंपनी से कंपेयर करें हम लोग पेयर सेक्शन में, सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को मैं देखता हूँ, और ROE अगर चेक करें तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का ROE सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उस पर ये कितना परसेंट पैसा नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, वो 20%, यानी कि सबसे हाईएस्ट चल रहा है इसका। अभी लास्ट 12 मंथ्स का 18.58 है। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का, कि उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, और जो इन्होंने टोटल लोन डिसबर्स किए हुए हैं, यानी कि टोटल एसेट्स हैं इनके 11,243 के, तो इस पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, उसका रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, तो वो ROA से, लास्ट 12 मंथ का अगर ROA से हम लोग शॉर्ट करें तो उसमें भी एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का सबसे ज़्यादा है 7.42। बट ऐसा तो नहीं है कि ROE और ROA अच्छा इसलिए क्योंकि कंपनी ने बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज करके लोन डिसबर्स किए हुए हैं। तो इसका अगर डेब्ट टू इक्विटी भी देखें तो सहारा हाउसिंग ये तो नेट प्रॉफिट ही नहीं कमाती, इंडिया होम लोन्स भी कुछ प्रॉफिट नहीं कमाती। उसके बाद एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ही है जिसके पास सबसे कम डेट ले रखा है, जिसने अपने इक्विटी के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 1.6 के आसपास। तो कंपनी नो डाउट, इसके सारे रेशियोज़ और नंबर्स अमेजिंग हैं और कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आखिरी 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखें, जो कि हमने देखी 28% है, और सेम स्पीड से प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, उससे ज़्यादा ही हो रहा है। और आखिरी 3 साल में भी सेम स्पीड से ग्रो हो रहा है। जबकि शेयर को अगर देखें हम लोग तो जिस प्राइस से IPO से लिस्ट हुआ था 24-25 अगस्त 21 के आसपास, उससे अभी सेम रेट पे ही चल रहा है, बल्कि नीचे ही चल रहा है 7-8%। तो शेयर प्राइस ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। इसको बाद में देखते हैं क्यों परफॉर्म नहीं किया है। उससे पहले अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाके नेट NP तो यहाँ दिया नहीं है, तो इसकी अगर
क्वार्टरली रिजल्ट की शीट में हम लोग नेट एनपीए देखें तो यहाँ पे ये नेट एनपीए दिया हुआ है इसका 1% के आसपास है, जो कि ठीक है, ज़्यादा बेकार नहीं है। तो कंपनी हर तरीके से अच्छा कर रही है। और आखिरी जो 3-4 साल का जिस तरीके से AUM ग्रो किया है, अगर फ्यूचर गाइडेंस देखें, ट्रांसक्रिप्ट में जाके हम लोग चेक करें कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ AUM, तो इसमें मैनेजमेंट बोल रही है कि अलाइंड विद आवर विजन ऑफ स्केलिंग आवर AUM टू 25,000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 28-29। तो अभी 25-26 चल रहा है, यानी कि अभी से अगर फाइनेंशियल ईयर 28 का स्टार्टिंग पकड़ें या फिर मिड पकड़ें इसका, तो अभी से ठीक 3 साल बाद इनका टारगेट है अपना जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि जो टोटल लोन्स डिसबर्स किए हुए आज की डेट में 11,000, उसको 25,000 तक पहुंचाना, यानी कि अभी से लगभग 2.2 टाइम्स के आसपास, जो कि 3 साल की अगर CAGR देखें तो 30% के आसपास बैठता है। तो जिस तरीके से अभी तक ग्रो करते आ रहे हैं, आने वाले 3 साल में भी उतनी ही स्पीड से लगभग ग्रो करने वाले हैं। तो जिस तरीके से AUM ग्रो होगा उसी स्पीड से सेल्स ग्रो होंगी, और उसी स्पीड से या फिर ज़्यादा स्पीड से नेट प्रॉफिट भी ग्रो होएगा। 2017 से अभी तक 10 साल भी नहीं हुए, लगभग 8 साल में इन्होंने 15 गुना अपना सेल्स और नेट प्रॉफिट तो 20 गुना कर लिया है। तो आने वाले 3 साल में 30% से अगर ग्रो करे, और कंपनी का आज की डेट में स्टॉक का PE सिर्फ 20 के आसपास, तो लगभग इसका अगर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ देखें, PEG रेशियो प्राइस टू अर्निंग डिवाइड बाय अर्निंग्स ग्रोथ, तो 1 से कम आ रहा है। 0.73 यहाँ पे दिया है, बट ये 0.20 से अगर 30 को डिवाइड करें तो 0.66 आएगा। PEG रेशियो अगर 1 से कम होता है तो काफ़ी अंडर वैल्यूड माना जाता है। मतलब कंपनी जितना आज की डेट में अर्न कर रही है उससे 30% की स्पीड से अर्न करेगी, और जितना अर्न करनी है उसके कंपैरिजन में शेयर होल्डर सिर्फ इसको 20 का PE दे रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है मेरे हिसाब से। अभी जो एक मेन इशू मुझे लग रहा है वो है सिर्फ प्लेजिंग परसेंटेज का। तो जो प्रोमोटर है उन्होंने 47.6% प्लेज किए हुए हैं, बट ये किस प्रोमोटर ने प्लेज किया हुआ है, वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर ने या फिर जो दूसरे इनके मनु स्वामी आनंदन जी हैं 19.24%, किसी ने तो प्लेज किया हुआ है। बट अभी लेटेस्ट क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आया नहीं है सितंबर का। वेस्ट ब्रिज कैपिटल तो एग्जिट कर चुका है, तो उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्टली ये प्लेजिंग परसेंटेज किसकी है। तो अगर ये इनकी तो इस 20% का प्लेजिंग है, यानी कि 50% ऑफ 20%, यानी कि टोटल 10% के शेयर प्रोमोटर ने प्लेज करके लोन लिया हुआ है। तो अगर ये लोन नहीं चुका पाए तो इनके शेयर जहाँ से इन्होंने लोन लिया है वो सेल कर देंगे, जिससे कि हो सकता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा जाए। तो शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छी है तो सारे शेयर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट देखो तो हाईएस्ट चल रहा है, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ईयरली चल रहा है, हाईएस्ट सेल चल रही है। आखिरी 12 क्वार्टर में भी देखें तो 250 करोड़ से 520 करोड़, डबल से भी ज़्यादा आखिरी 3 साल में सेल्स हो गई है, और सेम ही प्रॉफिट हो गया है। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि कंपनी अच्छा कर रही है लेकिन शेयर प्राइस वहीं के वहीं पड़ा है? तो इसका मेन रीज़न है कि जो इसके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर थे जिन्होंने कंपनी जब अनलिस्टेड थी तब से उसको धीरे धीरे ग्रो कराया, और IPO के टाइम से वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कुछ तो इन्होंने जो अपनी शेयर होल्डिंग डायल्यूट करी थी IPO के टाइम पे करी, उसके बाद धीरे धीरे 34 से 29, फिर 28, 16 और अभी कम्प्लीटली एग्जिट कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग सेल करने के लिए करोड़ों में जो अमाउंट है उसके बायर इजीली नहीं मिलते। तो धीरे धीरे ये लोग बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज को अप्रोच करते हैं, और अगर शेयर प्राइस ज़्यादा ऊपर होगा तो वो लोग बाय नहीं करेंगे। तो इसीलिए 4 साल से एक रेंज में चल रहा है, और धीरे धीरे इस रेंज में लोग एग्जिट करते जा रहे हैं। पहले इन्होंने यहाँ पे 660 करोड़ का शेयर्स बेचे लगभग 295 के आसपास पिछले साल मई में। उसके बाद इन्होंने फिर इसी साल जून में लगभग 510 करोड़ के शेयर बेचे, और उसके बाद फिर अभी सितंबर में 1500 करोड़ के शेयर बेचे। तो ये शेयर धीरे धीरे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सारे खरीदे हैं। तो अगर शेयर प्राइस पहले ही ऊपर चला जाता तो ये सब म्यूचुअल फंड हाउसेज ने जो सबसे ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट करी है 1500 करोड़ की, ये इसको महंगे प्राइस पे तो लेने नहीं वाले थे। और वेस्ट ब्रिज कैपिटल को भी इसमें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कई गुना कर चुके हैं। तो इनके लिए तो इस प्राइस पे भी बेनिफिशियल है, और म्यूचुअल फंड हाउसेज के लिए उसी प्राइस पे बेनिफिशियल होता अगर ये यहीं कहीं पे लेते, जो कि इन्होंने लिया है नीचे। तो ये इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी डिज़ायर्ड क्वांटिटी खरीदी नहीं थी। उसके पहले अगर इसको ऊपर लेके जाते तो उस लेवल का प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो अभी इनके लगभग
सारा देखें तो 2,500 करोड़ के शेयर्स खरीद चुके हैं। तो अभी मेरे हिसाब से अगर इन्होंने अपनी सारी डिजायर्ड क्वांटिटी खरीद चुकी होगी, क्योंकि अभी मेन जो शेयर्स हैं 20% इनके पास है, जो कि लगता नहीं है कि सेल करेंगे, अपनी शेयर होल्डिंग सेम रखने वाले हैं। बाकी प्रोमोटर सब एग्जिट कर चुके हैं। एफआई इसके पास है 30% और डीआई के पास 16% है, और जो ये अभी 16 की सेल हुई है वो भी इन्हीं में आ जाएगी, एफआई डीआईज में। तो पब्लिक के पास सिर्फ 13% के आसपास बची है। तो अभी अगर इन्होंने अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी खरीद ली होगी तो यहीं से शेयर को चलाना शुरू करेंगे, या फिर हो सकता है अगर रिटेलर को से थोड़ा और शेयर्स इनको लेने होंगे तो ये थोड़ा और शेयर प्राइस को नीचे लेके आएंगे और डरा के सारा और सेलिंग जो आएगी उसको परचेज कर लेंगे। बट उसके कम चांसेस हैं, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि जितने प्राइस पर इन्होंने बाय किया है उससे नीचे ज़्यादा लेके दूसरे जो बड़े प्लेयर्स हैं जो इसको थोड़ा नीचे आने की वेट कर रहे हैं उनको एंट्री का मौका दें। तो मे बी ये हो सकता है या तो यहीं पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करे, उसके बाद चलना शुरू करे, या फिर कुछ टाइम में चलना शुरू कर सकता है मेरे हिसाब से। और ऐसे कैसे जब भी मैंने पास्ट में देखे हैं तो शेयर कम से कम 100% का रिटर्न देता है, उससे पहले शेयर प्राइस चलने से नहीं रुकता है। और अभी ये सही प्राइस पे एकदम अवेलेबल है, अपने 200 डे एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा है। साथ ही साथ जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था आईपीओ उससे भी नीचे चल रहा है। और जब आईपीओ में लिस्ट हुआ था यानी कि उस टाइम पर शेयर होल्डर्स इसको 2021 में सिर्फ 650 करोड़ की सेल कर रहा था, तब भी इसको सेम मार्केट कैप दी हुई थी मार्केट ने 15,000 की। और अभी जब ये उससे 3 टाइम्स साइज का हो चुका है प्रॉफिट में भी और एयूएम में भी और सेल्स में भी, तो भी इसको सेम मार्केट कैप दे रखी है, जो कि 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अभी ये यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुकने नहीं वाला, क्योंकि इसमें प्राइस करेक्शन तो ज़्यादा नहीं हुआ बट टाइम करेक्शन बहुत हो चुका है। 4 साल तक इस स्टॉक में किसी ने पैसा कुछ खास कमाया नहीं है। तो अभी तो कंपनी में सब कुछ अच्छा है मेरे हिसाब से, कुछ नेगेटिव नहीं है। बट फिर भी मैं किसी भी स्टॉक में कुछ फिक्स परसेंटेज ही लगाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगाता। तो एक ही कंपनी में कुछ मेजर एलोकेशन ना करके सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी 30 कंपनी ढूंढो और हर एक कंपनी में 3.33% लगा के थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चलो, क्योंकि कभी भी एक कंपनी में ओवर एलोकेशन नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही मेरी तरफ से, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।